हेलो गाइस, लेट्स सी व्हाट आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। तो देखिए ऐसी क्वांटिटीज जिनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। अब कोई भी डायमेंशन कब नहीं होगी? जब वो फिजिकल क्वांटिटी सेम फिजिकल क्वांटिटी के रेशियो से मिलके बनी हो। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज की कोई भी डायमेंशन नहीं आएगी। अब देखिए कुछ मैंने आपके कोर्स के अकॉर्डिंग बनाई हुई। तो देखिए सबसे पहली आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका दूसरा नाम रिलेटिव डेंसिटी भी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम किसी भी चीज़ की डेंसिटी नापते हैं तो वो वाटर के रेस्पेक्ट में नापते हैं। अब वो भी वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी सबस्टेंस की क्या होती है? डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, इसलिए ये डेंसिटी के रेस्पेक्ट में रेशियो लेती है। अब यहाँ पे देखिए सेम क्वांटिटी का रेशियो है, डेंसिटी बाई डेंसिटी। तो क्या हुआ, दोनों की डायमेंशन एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगी। ऐसी स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब जैसे कोई भी आपके पास एल लेंथ का वायर या कुछ भी है, तो उसकी अगर लेंथ बदलेगी तो कितनी लेंथ में चेंज आएगा? अगर आपने उसको स्ट्रेच किया तो डेल्टा एल, मान ली कुछ लेंथ में चेंज आया अपॉन उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी। तो है तो ये सेम क्वांटिटी का ही रेशियो, तो इसकी ये भी कैसी क्वांटिटी हो गई? डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, अब वॉल्यूमेट्रिक, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, ऐसी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी हो सकता है। पर वहाँ पे भी क्या होगा, कितनी वॉल्यूम में चेंज आया किसी को दबाने पे, या अंदर से जैसे बैलून है उसको फुला रहे हैं हम, तो कितनी वॉल्यूम में चेंज आया। तो वॉल्यूम में चेंज अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, लेकिन है तो सेम क्वांटिटी का रेशियो वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, तो स्ट्रेन इसलिए डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। अब आता है एक एंगल। अब देखिए एंगल का ही दूसरा नाम होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी आर्क होता था हमारे पास, इस तरह से कोई भी आर्क है, तो इसमें अगर थीटा एंगल बन रहा है तो ये जो लेंथ ऑफ द आर्क कितनी होती थी? आर्क की लेंथ हम कैसे निकालते थे? एल। ये एल है मान लीजिए, और ये आर रेडियस है उस आर्क की, तो कैसे निकालते थे? एल इक्वल्स टू आर थीटा फॉर्मूला होता था। तो थीटा एक एंगल है, तो एंगल का क्या होगा? एल अपॉन आर। थीटा क्या निकल के आएगा? थीटा निकल के आएगा एल अपॉन आर, ये तो निकल के आएगा। अब देखिए ये आर्क की लेंथ भी एक तरह की लेंथ है और रेडियस भी एक तरह की लेंथ है, तो सेम क्वांटिटी का रेशियो हो गया, इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। अब आता है एवोगाड्रो नंबर। अब एवोगाड्रो नंबर क्या होता था? जिसको एन ए इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे, मतलब एक मोल में किसी भी सबस्टेंस के कितने मॉलिक्यूल हैं, या कितने एटम है, या कितने आयन है। तो ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई, 0.022 10⁻23 इसकी वैल्यू होती है एवोगाड्रो नंबर की। तो कांस्टेंट वैल्यू की तो कोई डायमेंशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो एक कांस्टेंट वैल्यू, इसकी वैल्यू फिक्स है। ठीक है, अब आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी है, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट जिस मीडियम से पास हो रही है, जैसे वाटर से, ग्लास से, जिससे भी, उसका इन दोनों का रेशियो होता है। तो है तो दोनों स्पीड का रेशियो, तो सेम क्वांटिटी का रेशियो होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डायमेंशनलेस होती है। ठीक है, अब आता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल फोर्स का रेशियो। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता था इसका? फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू होता था म्यू इंटू एन। म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता था, एन मतलब नॉर्मल फोर्स जिसकी वैल्यू एम जी होती थी, एम जी। ठीक है, मास इंटू जी, तो म्यू क्या आ जाएगा? म्यू आ जाएगा एफ अपॉन एम जी, यानी फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल फोर्स। है तो दोनों फोर्सेस का रेशियो, तो सेम रेशियो हो गया, तो इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। ओके, अब आता है पॉइजन्स रेशियो। अब पॉइजन्स रेशियो क्या होता था? जैसे मान लीजिए कोई भी आपके पास इस तरह का कोई वायर है, ठीक है, इस तरह का, तो क्या है, इसकी पहले ओरिजिनली कुछ एल लेंथ थी और इसकी रेडियस, इसकी कुछ ओरिजिनल रेडियस आर थी। तो देखिए अब अगर आपने इसको पकड़ के स्ट्रेच किया, ठीक है, क्या किया? स्ट्रेच किया। अब आपको स्ट्रेच करेंगे इसकी, तो क्या होगा? तो इसकी रेडियस तो कम हो जाएगी लेकिन लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इस तरह से आप इस चीज़ को स्ट्रेच करेंगे तो क्या हो जाएगा? श्रिंक करता जाएगा, पतला होता जाएगा ये। तो पॉइजन्स रेशियो क्या होता था? लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी लेटरली मतलब ये इसकी मोटाई कितनी कम हुई, तो कितनी कम हुई? डेल्टा आर कम हुई अपॉन आर, माइनस इसमें ऑलरेडी आता है क्योंकि डिक्रीमेंट होता है रेडियस का, तो डेल्टा आर अपॉन आर अपॉन ओरिजिनल लेंथ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेन कितना होगा? डेल्टा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन एल, ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो है तो ये भी सेम क्वांटिटी का रेशियो, स्ट्रेन बाई स्ट्रेन, तो ये भी पॉइजन्स रेशियो भी कैसा होता है? डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, अब एक और आता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर ट्राइनोमेट्रिक रेशियो है एक तरह का, cos फाई।
ठीक है, तो ये क्या निकालते हैं, ये कोई भी सर्किट में कितनी एफिशिएंसी है उस सर्किट की, कितनी हमने पावर दी और हमें कितनी पावर मिली एक तरह से। तो इसके दो फॉर्मूलेज होते हैं, ओमिक रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस या फिर रियल पावर अपॉन एपरेंट पावर। हमने कितनी, हमें लग रहा है उसमें सर्किट में कितनी पावर आई, लेकिन एग्जैक्ट उसकी उतनी पावर नहीं हुई, कुछ उसमें पावर लॉस भी होती है, तो वो कॉस फाई के थ्रू निकालते हैं। तो ये एक तरह का आप इसका सर्किट बनाते हैं एसी सर्किट, तो आर अपॉन जेड होता है ओमिक रेजिस्टेंस अपॉन इम्पीडेंस, तो एक तरह का ट्राइनोमेट्रिक रेशियो है। अब जब रेशियो है और ट्राइनोमेट्रिक रेशियो एक तरह का कांस्टेंट वैल्यू आई और सेम क्वांटिटी का भी रेशियो है, तो ये भी क्या हो गया, एक तरह की डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, तो इस तरह की मेजरली ये 8 डायमेंशनलेस क्वांटिटी मैंने अभी आपको दिखाई है।